प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कोरिलेशन बेसिकली दो डाटा सेट या दो वेरिएबल कहें उनके बीच का रिलेशन बताता है। जैसे एक वेरिएबल मान लीजिए टेम्परेचर है, ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मान लीजिए सेल्स है, आइसक्रीम का सेल्स है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आइसक्रीम का सेल भी बढ़ता जाएगा। मतलब ज़्यादा गर्मी होगी तो लोग ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेंगे। तो ये लीनियर भी हो सकता है, जैसे इस ग्राफ में है, सेम रेट से बढ़ रहा है टेम्परेचर के बाद। नॉन लीनियर भी हो सकता है, मतलब कोई कर्व टाइप का भी, मतलब एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक वेरिएबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ। ऐसे ही निगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, जैसे एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज घट रही हो। इसी को अगर हम ऐसे ट्रीट करें कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी डिमांड कम होती जाती हो। जैसे हीटर ले लें, तो मौसम का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, हीटर की डिमांड या रूम हीटर की डिमांड कम होती जाएगी। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है रूम का तो हीटर की खपत कम हो रही है। और तो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आ, तो अच्छा, ये परफेक्ट कोरिलेशन तब होता है जब एक वेरिएबल की वैल्यू और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का जो रेशियो है वो हर समय सेम रहे। जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये लाइन है, किसी भी पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप सेम है। मतलब टेम्परेचर अगर इतना है और सेल्स इतना है, तो वही रेशियो टेम्परेचर कम होने पर भी ये सेल्स कम हो गया, लेकिन सेल्स बाई टेम्परेचर का सेम रेशियो है। तो ये परफेक्ट कोरिलेशन दिखाता है। कुछ कोरिलेशन के हम देख सकते हैं किस किस टाइप के होते हैं। स्केटर प्लॉट से हम ड्रा कर सकते हैं कोरिलेशन। जैसे ये स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। इसमें रेड कलर वाले डेटा पॉइंट्स हैं और लाइन इनका अप्रॉक्सीमेट कोरिलेशन ग्राफ दिखा रही है। अब इसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब वाई एक्सिस वाला तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लोप कम है, तो ये थोड़ा वीक पॉजिटिव है। हालांकि ये भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस वाला बढ़ रहा है, वाई एक्सिस वाला भी बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डेटा पॉइंट भी थोड़ा फैले फैले हैं, जिसे एक यहाँ है और एक यहाँ है। मतलब एक्स एक्सिस की एक ही वैल्यू पर ये दो वैल्यू हैं। हालांकि ये जो कई पॉइंट को मिला करके जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये अप्रॉक्सीमेट लीनियर ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशन है। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू जब बढ़ रही है तो वाई वाली वैल्यू डाउन हो रही है, और इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसका स्लोप निगेटिव है, तो स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशन है। मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन +1 हो सकता है, मैक्सिमम निगेटिव कोरिलेशन 0 हो सकता है। तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 मतलब नो कोरिलेशन। जिसे ये ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डेटा पॉइंट ये हैं, इसका कोई रिलेशन, कोई भी हम लाइन नहीं खींच सकते। मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्स की वैल्यू का वाई वैल्यू के साथ। तो ये इस ग्राफ का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इस तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट मेनली दो तरह के होते हैं। अगर दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो हम ज़्यादातर पियर्सन कोरिलेशन की बात करते हैं। और अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, या ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल का मतलब जैसे इंटीजर ना हो करके, जिसे हमारा जो कैटेगरिकल टाइप का जो डाटा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन के रूप में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब
कैटेगरिकल वैल्यू मतलब हो रही है, ग्रेड 1 2 3। तो इसमें अब पहचानने का ये तरीका है कि जो इंटीजर वैल्यू हैं उसमें प्लस माइनस करने पर या उनका रेशियो का कोई सेंस बनता है। लेकिन जो ऑर्डिनल डेटा होते हैं जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या मान लीजिए आईक्यू लेवल, तो इनमें हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से कितना कम है, या आईक्यू अगर किसी का 120 है और किसी का 100 है तो, और किसी का 80 है, तो मतलब किस रेशियो में या किस, नहीं है, हम इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये सब ऑर्डिनल डेटा होते हैं। तो ऑर्डिनल डेटा हो या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, कर्व टाइप का हो, या स्क्यूड डेटा है, स्क्यूड डेटा मतलब वो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सब के लिए स्पेयरमैन रैंक का कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कुछ जैसे ये बातें हैं कि ये अज्यूम करके चलता है कि कोरिलेशन डज नॉट मीन वन वेरिएबल कॉजेज द अदर। दो वेरिएबल जो है, इसका मतलब कि इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर असर डाल रहा है। और दूसरी चीज यह है कि ये स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप को ये मेजर करता है। जैसे यहाँ पर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन का ज़्यादा जो रिलेशन है कोवेरियंस है। कोवेरियंस मतलब मतलब साथ साथ, वेरियंस मतलब चेंज होना, तो एक साथ चेंज होना। तो जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। इसका फार्मूला ये है, जैसे मान लीजिए एक्स आई एक वेरिएबल है, दूसरा वाई आई है। मतलब एक्स मान लीजिए टेम्परेचर है और वाई मान लीजिए कि सेल्स ऑफ आइसक्रीम है। तो हमने कई कई डेटा पॉइंट लेंगे। मतलब एक टेम्परेचर पर ये सेल, दूसरे टेम्परेचर पर ये सेल, तीसरे टेम्परेचर पर ये सेल। तो ऐसे हमारे जो पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 x2 y3 x3 y3। अब हम जो x वाले पॉइंट होंगे, मतलब टेम्परेचर वाले पॉइंट होंगे x1 x2 x3, y वाले y1 y2 y3। तो एक एक पॉइंट को हम आइटरेट करें, तो जिसे मान लीजिए कॉमन पॉइंट मान लें एक्स आई है और कॉमन पॉइंट वाई का वाई आई है, और एक्स बार जो है, जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं कई डेटा वाले या कई पॉइंट वाले, उनका जो मीन वैल्यू मान लीजिए एक्स बार है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का वाई बार है। तो कोवेरियंस होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ये जो भी आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका सम होगा, सबको जोड़ा जाएगा। और x1 माइनस एक्स बार इंटू वाई वन माइनस वाई बार इंटू x2 माइनस एक्स बार इंटू वाई टू माइनस वाई बार, ऐसे ऐसे कर से n नंबर तक जाएगा, डिवाइडेड बाई n माइनस वन। इसको अगर आप हम देखें इसमें तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर आप ये जो है कोवेरियंस का ये फार्मूला है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n माइनस वन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जो है n माइनस वन होगी। n नंबर ऑफ सैंपल्स है, उसमें चूंकि मीन हमको निकालना है तो एक जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई x माइनस वन है। ये कोवेरियंस का ये फार्मूला है। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पर जो डेटा पॉइंट है, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन। मतलब कि x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब एक एक डेटा x के एक एक डेटा पॉइंट में से x एक्सिस की डेटा का मीन वैल्यू माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा हम हर x की वैल्यू के साथ करेंगे और सबको जोड़ देंगे, जो जोड़ करके डिवाइडेड बाय टोटल डेटा माइनस वन करेंगे और रूट लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा x एक्सिस वाले डेटा का। ऐसे ही y एक्सिस वाले डेटा का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाई आई एक्स की जगह पर जैसे वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसका सिग्मा करेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे स्क्वायर्ड वैल्यू को, डिवाइडेड बाई n माइनस वन, टोटल रूट ले लेंगे।
तो ये सिग्मा मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एक्सिस के डेटा का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये ये फार्मूला है दोनों। और कुछ और चीज़ें जाननी है, जैसे मान लीजिए अगर एक्स वाई के बीच में कोवेरियंस अगर सी ओ बी एक्स वाई है, जो इस फॉर्म से। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, जिसे मीडियन से मान लीजिए कोई डेटा ज़्यादा है, मान लीजिए x2, ये x बार से ज़्यादा है, तो x2 माइनस एक्स बार जो है पॉजिटिव होगा। ऐसे ही मान लीजिए y2 माइनस वाई बार भी, मतलब वाई एक्सिस वाली वैल्यू y2 वाई एक्सिस के मीन वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इंटू ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। तो और इस तरह के सारे डेटा, अगर ज़्यादातर डेटा पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो सिग्मा ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो कोवेरियंस पॉजिटिव होगा। इसका उल्टा हम देखें, मान लीजिए कोई भी x की वैल्यू, मान लीजिए x2 है, x2 अगर मीन वैल्यू से कम है तो x2 माइनस एक्स बार निगेटिव होगा। और मान लीजिए y2 माइनस वाई बार ये जो है पॉजिटिव हो गया, मतलब y2 y के मीन वैल्यू से ज़्यादा है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव होगा वाई आई माइनस वाई बार, और एक्स आई माइनस एक बार निगेटिव हुआ। तो निगेटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह की सारी वैल्यूज को अगर सिग्मा जोड़ेंगे, तो मान लीजिए ओवरऑल अगर निगेटिव आ रहा है, क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आता है आंसर। तो अगर टोटल जोड़ इनका निगेटिव आ रहा है, तो कोवेरियंस भी पॉजिटिव होगा। तो एक तरह से ये डायरेक्शन बताता है कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। मतलब पॉजिटिव है इसका मतलब एक एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रही है, निगेटिव है मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रही है। तो ये कोवेरियंस अगर सी ओ बी एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करें, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा एक्स, ये है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन, टोटल का ये रूट ले लेंगे। और ऐसे ही सिग्मा वाई है, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, मतलब दोनों एक्स और वाई एक्सिस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब डिनोमिनेटर में रखें और न्यूमरेटर में कोवेरियंस रखें एक्स वाई। तो ये जो रेशियो होता है ये पियर्सन को रिलेशन कोफिशिएंट इसको बोला जाता है, आर से इंडिकेट किया जाता है नॉर्मली। इन दोनों फार्मूलों को अगर हम ले लें ऊपर से, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है, ये आता है। इसको जरा और ठीक से हम देखें, तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का सिग्मा हो गया, मतलब एक्स आई की जगह पर x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई आई की जगह पर y1 y2 y3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अप टू n जाएगा। n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है। तो डिवाइडेड बाई ये रूट के अंदर, ये अलग अलग रूट है, ये रूट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका सिग्मा है, मतलब ऐड करेंगे स्क्वायर करके, जिसे x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दोनों को या जितने भी डेटा है सबको जोड़ करेंगे। ऐसा ही जो हम जोड़ करेंगे वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का डेटा के ऊपर, दोनों को सिग्मा करने के बाद रूट लिया दोनों का एक्स और वाई का, और ये नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा ये सिग्मा, ये एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो ये जो फार्मूला है ये भी हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिखाता है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो ये इसमें अगर हम ये कर दें, हाँ ये फार्मूला है, इसमें अगर हम मान लें कि x1 की एक एक वैल्यू में से उसका मीन वैल्यू माइनस करें, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको कैपिटल एक्स से अगर इंडिकेट करें, और y की एक एक वैल्यू में से y की मीन वैल्यू को माइनस करें, इसको कैपिटल Y बोल दें, और इन कैपिटल एक्स और कैपिटल Y को रख दें यहाँ पर इस फार्मूले में, तो हमको जो फार्मूला आता है वो ये आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल एक्स वाई
डिवाइडेड बाई सिग्मा कैपिटल एक्स का स्क्वायर इंटू ये रूट में आ जाएगा इंटू रूट ऑफ सिग्मा कैपिटल वाई का स्क्वायर। इसका एग्जांपल हम अभी आगे देखेंगे। इसको स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू के रूप में अगर हम लें एक्स वाई का, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिग्मा एक्स। तो ये होता है जेड एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं उनका स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जेड एक्स। ये किसी भी वैल्यू, किसी भी एक्स वैल्यू के लिए, जैसे मान लिए x1 के लिए वैल्यू होगा x1 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स तो वही रहेगा। और x2 के लिए हो जाएगा x2 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। तो इस तरह से z के हम डिफरेंट पॉइंट जो मिलेंगे ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू होंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किए हैं। ऐसे ही केस y के बारे में भी वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई। इसको अगर हम जेड वाई से रिप्रेजेंट करें तो यही आर का फार्मूला ऐसे हो जाता है सिग्मा जेड एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाई एन। और एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, हालांकि ऊपर के फार्मूले से ही आया है, इसका सिंप्लीफाई करके एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है तो एन इंटू ये देखिए ये सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है ये एक एक वैल्यू है, मतलब x1 y1 प्लस x2 सिग्मा एक्स वाई मतलब x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, मतलब x और y का मल्टीप्लाई करके और जो टर्म आता है तो ऐसे सारे टर्म को जोड़ देना। सिग्मा x मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, सिग्मा y मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3। ये टोटल डिवाइडेड बाई है रूट से, रूट के अंदर होगा ये एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट और इनटू सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 मतलब हर एक x के डेटा का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ हो जाएगा इसका, माइनस यहाँ पर सिग्मा x का होल स्क्वायर है। ये ध्यान दीजिए सिग्मा x मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 करके जो भी आएगा पूरे का स्क्वायर करेंगे और ये एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। दूसरा टर्म भी इसी तरह का है y के लिए, जिसे n मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 सब y की सारी स्क्वायर्ड वैल्यू को जोड़ देंगे, माइनस यहाँ पर सिग्मा y का होल स्क्वायर मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 जो आएगा टोटल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी एक फार्मूला है जो प्रोग्रामिंग में हम काफ़ी यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम करके अगर हमको निकालना होगा दो सीरीज के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब लाइन का रिलेशन नहीं बन रहा है दो वेरिएबल के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो, जबकि एक स्ट्रॉन्ग नॉन लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब रिलेशनशिप है। लेकिन अगर रिलेशनशिप वो लीनियर ना होकर के नॉन लीनियर है, मतलब कर्व के रूप में है, तो इनका पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 भी हो सकता है। कोवेरियंस हमको बताता है कि ओनली डायरेक्शन बताता है, दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन जो कोरिलेशन है वो हमको डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। मतलब कि डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या कोई कोरिलेशन नहीं है, या ये बता सकता है कि कितना स्ट्रांग है। +1 मतलब बहुत ज्यादा रिलेशन है, -1 मतलब बहुत मतलब निगेटिव में बहुत ज्यादा है। जैसे मान लिया 0.8 लें तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव होगा, -0.8 लें तो स्ट्रांग निगेटिव होगा, 0.2 लें तो वीक पॉजिटिव होगा, -0.2 लें तो ये वीक निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.7 आता है तो ये कहा जा सकता है कि 49% जो वेरिएशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, उनको ये कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.7 एक्सप्लेन कर रहा है।
लेकिन जो बाकी जो 51% जो वेरिएशन है वह दूसरे कारणों की वजह से हो सकता है। एक्सेल में अगर हम जानना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो अरे के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो उसका फार्मूला है CORREL, कोरेल, ब्रैकेट के अंदर पहली अरे कामा दूसरी अरे देंगे, तो अरे 1 और अरे 2 का जो डेटा है, मतलब अरे 1 में मान लीजिए एक्स का डेटा है x1 x2 x3, अरे 2 में y का डेटा है y1 y2 y3, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन ये फार्मूला बता देगा। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो हम स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज करते हैं, और दूसरा ऑर्डिनल डेटा है या मतलब कि आउटलायर्स हैं डेटा में। ऑर्डिनल मतलब उन दो डेटा का प्लस या माइनस करने का मतलब नहीं है, रेशियो का भी नहीं मतलब है। जैसे फर्स्ट क्लास माइनस सेकंड क्लास, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब मीनिंग मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, तो इसको हम ऑर्डिनल डेटा बोल सकते हैं। या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह के डेटा होते हैं, ये ऑर्डिनल होते हैं। या मान लीजिए हाईएस्ट, मिडल, लोवेस्ट, इसमें माइनस या प्लस नहीं कर सकते, बस एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस ये ऑर्डिनल डेटा होते हैं, और इन सब के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का हम यूज़ करते हैं। दो वेरिएबल हैं, मान लीजिए एक है x और दूसरा y है, तो x1 की वैल्यूज हैं x1 x2 x3, y की वैल्यूज हैं y1 y2 y3, ऐसे करके n नंबर, n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। तो एक टर्म अगर हम ले लें कि xi माइनस वाई आई, मतलब अगर i 1 होगा तो x1 माइनस y1, i 2 होगा तो x2 माइनस y2, तो हर x और y जो पेयर में जो डेटा है इनका डिफरेंस अगर di मान लें, जैसे d1 हो जाएगा x1 माइनस y1, d2 हो जाएगा x2 माइनस y2, तो ऐसे ऐसे हम di बनाएंगे। तो स्पीयरमैन जो कोरिलेशन RSS से होता है, इसका फार्मूला है 1 - 6 इंटू सिग्मा di² डिवाइडेड बाई n इंटू n²-1। अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर देखें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूला है स्पीयरमैन कोरिलेशन 1 - 6 इंटू सिग्मा di²। di² मतलब आई की जब 1 2 3 होगा तो d1² प्लस d2² प्लस d3², सारे d की वैल्यू का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, जोड़ करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे का डिवाइड करेंगे n इंटू ब्रैकेट में n²-1, तो हो जाता है RSS, जहां पर di जो है xi माइनस yi है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो ये है √1 अगर RS स्पीयरमैन कोरिलेशन है दोनों डेटा के बीच में, तो जो R जो होगा, R जो है एक जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है स्पीयरमैन वाला, लेकिन इसको हम भी यहाँ से बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉलोज एंड अप्रोक्सीमेट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू ρS, मतलब ρS मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अगर मान लीजिए कई सेट ऑफ डेटा हैं, सैंपल हैं कई, तो सबका कोरिलेशन हम निकालें, तो कोरिलेशन जो होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली ट्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √1 - RS² डिवाइडेड बाई n-2, मतलब यहाँ पर RS स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और n-2 है, मतलब इसलिए 2 है कि नंबर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n-2 है, n टोटल नंबर ऑफ डाटा है, क्योंकि इसमें 2 मीन वैल्यू निकालनी है, तो n से हम दो माइनस कर देंगे। तो इसका अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल लेकर कि ये कैसे हम निकालते हैं। ये सैंपल के ऊपर है, कई सैंपल, एक पॉपुलेशन में से कई सैंपल लिया और हर सैंपल का हम कोरिलेशन कोफिशिएंट RS निकाल रहे हैं, तो उसका जो मीन वैल्यूशन जो कर्व बनेगा RS का, वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है।
एक पॉपुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए हम पूरे पूरे मान लीजिए कि लखनऊ के लोगों का हम एवरेज सैलरी निकालते हैं, एक शहर के लोगों का। तो पूरे शहर का के लोगों का जो है वो पॉपुलेशन है, वो एक एक आदमी का रिकॉर्ड, मतलब सैलरी का रिकॉर्ड, ये पॉपुलेशन बोला जाएगा। सैंपल बोला जाएगा एक एक कॉलोनी के लोगों, जैसे मान लीजिए पूरे शहर में 60 लाख लोग हैं, तो हम 60 लाख लोगों में कई सैंपल ले लेंगे। एक है कि रैंडम सैंपल हम लेते हैं। तो एक सैंपल में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, दूसरे सैंपल में 1 लाख और लोग हैं, तो सैंपल साइज सेम रहता है, लेकिन जितने सारे सैंपल लिए जाते हैं उसी पॉपुलेशन से लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 60 लाख में टोटल आबादी है, हमने 4 लाख लोगों का ले लिया, 4 सैंपल हमने ले लिया, तो 1 1 लाख लोगों की, तो इसको वो कहते हैं सैंपल। और इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो जैसे मान लीजिए एक सैंपल 1 लाख लोगों का लिया, 1 लाख लोगों का हमने निकाल लिया, ये जो है इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला। फिर दूसरे 1 लाख लोगों का हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला। ऐसे मान लीजिए हमने 20 सैंपल लिए, तो हमारे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन वही है पूरा लखनऊ शहर, उसमें हम डिफरेंट सैंपल लिए, एक एक सैंपल में जितना भी डेटा है उनके बीच में बोला एक्स वाई। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लें कि आमदनी का डेटा और एज का डेटा, तो मान लीजिए कि एज हो गया, एक्स में हो गया एज और वाई में हो गया सैलरी, तो इस एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन आएगा। अब 1 लाख लोगों का जो कोरिलेशन होगा उसका कोई कोफिशेंट होगा। तो ऐसे ही दूसरा जो सैंपल है 1 लाख लोगों का, उसका भी कोरिलेशन कोफिशेंट होगा। तो अगर 20-30 सैंपल ले लिए तो हम हमारे 20-30 कोरिलेशन कोफिशेंट मिल जाएंगे। इन सारे कोरिलेशन कोफिशेंट का कोई मीन वैल्यू होगा और एक ग्राफ भी होगा। तो ऐसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑब्टेन बाय रिपीटेड रैंडम सैंपल्स ऑफ द सेम साइज। मतलब पॉपुलेशन में से सेम सैंपल साइज लेते हैं, जैसे 1 1 लाख लोगों का ले लिया और कई सैंपल हैं ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ ए फिक्स्ड कोरिलेशन। तो पूरे पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है, मतलब पूरे लखनऊ के लोगों का एज और सैलरी के बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकला है, अगर रो माने तो एक एक सैंपल का में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मीन वैल्यू अगर 0.7 है, तो किसी सैंपल का जो है 0.6 होगा, किसी का 0.4 होगा, किसी का निगेटिव भी हो सकता है, तो ये अलग अलग होगा। तो ये जो पूरा ड्रा करेंगे एक एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी होता है कि कितने से कितने में कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, और मतलब फ्रीक्वेंसी और वैल्यू के बीच में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ए सेट ऑफ आर वैल्यूज। एक्चुअली ये आर वैल्यूज ही होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म होते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनता है, मतलब ये ग्राफ अगर हम दिखाएं, जैसे ये एक सैंपल मान लीजिए, ये रो यहाँ पर 0 है, मतलब कि नो कोरिलेशन। लेकिन ये सैंपल देखिए, ये एक सैंपल है, इसमें जो है ये जो पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यहाँ पर वाई एक्सिस में मतलब कि आर की वैल्यू है और उनकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्चुअली वैल्यू नहीं है। जैसे मान लिया आर हम ले लें 0.7, तो 0.7 कितनी बार आया है, जिसे तो ये ऊपर को जो कितनी बार कितने सैंपल में 0.7 आया है, या यहाँ पर है ये मान लिया कि ये कम है, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, कोफिशिएंट तो ज्यादा है। कोफिशिएंट की वैल्यू एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर सैंपल कोरिलेशन देखिए, एक्स एक्सिस पर ये है आर यहाँ पर 0 है, यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है, ये 0 से ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब मान लीजिए ये है पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
इसका मतलब कि जो वाई एक्सिस पर डेटा है, जिसे एक सैंपल ये लें 0.1 से 0.2, तो मतलब 0.1 से 0.2 कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले जो डेटा हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। ये थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डेटा कई बार आया है कई सैंपल में, यहाँ पर थोड़ा सा कम बार आया है, ये है इसका मतलब। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली होता है, एक्चुअली आर वैल्यू नहीं होती, आर वैल्यू तो इधर है, एक एक आर वैल्यू कितनी बार आई है, कितने सैंपल में आई है वही वैल्यू, तो वो जो कितनी बार आई है फ्रीक्वेंसी ये ऊपर होता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला जाता है। तो इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे अभी। इसमें एक चीज ये समझने वाली कि सैंपल साइज अगर हम बड़ा करें, मान लीजिए पूरे लखनऊ के लोगों का जो एवरेज इनकम है मान लीजिए 30,000 है। अब अगर हम जो सैंपल ले लिए, तो मान लीजिए अगर किसी ऐसी जगह की ले लिए जहाँ के लोग थोड़ा कम सैलरी पाते हैं, उस सैंपल के सारे वैल्यू उसी के हैं, तो उनका जो एवरेज सैलरी होगी वो पूरे लखनऊ के मीन 30,000 से बहुत कम हो जाएगी। या मान लीजिए ऐसे कॉलोनी का ले लिए सैंपल जो पॉश है, कॉलोनी सैलरी ज़्यादा है, मान लीजिए 70,000 है, वो तो उसी कॉलोनी के ज़्यादा लोगों का ले लिया डाटा, तो उनकी जो एवरेज आएगी सैलरी वो 30,000 से बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब मीन वैल्यू से कम या ज़्यादा डिपेंड करता है कहाँ से सैंपल लिया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कर सकते हैं जो सैंपल साइज बढ़ा दें, मतलब 1 लाख लोगों का डेटा न लेने के बजाय में मतलब एक एक बार में 5-5 लाख लोगों का डेटा ले लें, तो सैंपल साइज जब बढ़ेगा तो जो उस पूरे सैंपल का जो मीन वैल्यू आएगा वो पूरे पॉपुलेशन के मीन वैल्यू के लगभग बराबर हो सकता है, पास में हो सकता है। इसका इसका ये लॉजिक होता है। तो सैंपल साइज जब बढ़ेगा तो मतलब कि वो जो वैल्यू आएगी वो मीन वैल्यू से कम, मीन वैल्यू में मतलब पूरे पॉपुलेशन के मीन वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस रहेगा। इट शेप्स ऑन द सैंपल साइज एन, सैंपल साइज एन पर डिपेंड करता है, एंड द ट्रू पॉपुलेशन कोएफिशिएंट रो पर डिपेंड करता है। मतलब जो सैंपल साइज अगर बड़ा होगा तो ट्रू पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो रो है पूरे पॉपुलेशन का, उसी के आसपास सैंपल वाला भी आएगा आर वैल्यू। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये ख्याल रखा जाता है कि ईच रैंडम सैंपल गिव्स ए डिफरेंट कोरिलेशन। जैसा कि अपने बताया एग्जांपल दे करके कि मतलब कि एज और जैसे मान लीजिए एज और सैलरी का रिलेशन अगर हम ले लें तो कॉलोनी के हिसाब से लोगों की एज और वर्सेस सैलरी का ग्राफ खींचे तो थोड़ा अलग अलग आ सकता है। तो हर सैंपल में एक अलग रिलेशन बन सकता है, मतलब रिलेशन अलग, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग अलग आ सकता है हर सैंपल का। कोरिलेशन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल वैल्यूज फॉर्म्स ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सारे आर वैल्यू सारे सैंपल से लेकर के उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। लार्जर सैंपल साइज प्रोड्यूसेज लेस वेरिएशन, वही जैसे हमने बताया था कि सैंपल साइज ज़्यादा हो जाएगा तो सैंपल साइज का जो मीन वैल्यू होगा वो पूरे पॉपुलेशन के मीन के ही आसपास होगा, तो वेरिएशन इससे कम मिलेगा हमको। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नैरोअर, नैरोअर का मतलब होगा कि अगर हम सैंपल साइज खूब बड़ा ले लें तो उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ही बराबर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन वाला मान लीजिए ये मैक्सिमम है, इसी के आसपास अगर सैंपल साइज लार्ज ले लेते हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी, तो सिकुड़ जाएगा ग्राफ मतलब। और जीरो अगर हो गया पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर जीरो है, इसका मतलब कि कुछ रिलेशन है जो पॉजिटिव रिलेशन है और कुछ रिलेशन है निगेटिव का रिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए एज बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ रही है, निगेटिव कोरिलेशन मतलब एज बढ़ रही है तो सैलरी कम हो रही है। तो पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट अगर जीरो है इसका मतलब कि जिधर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव कोरिलेशन की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी निगेटिव कोरिलेशन की भी है। लेकिन अगर मान लीजिए
कोरिलेशन कोफिशिएंट पूरे पॉपुलेशन की जीरो ना हो, मतलब कि +1 या -1 है उसके बराबर हो, तो इस केस में हम ग्राफ जो होगा स्क्यूड हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। जैसे ये वाले ग्राफ हैं, ये देखेंगे, ये पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पर जीरो, कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो पर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ज़्यादातर जो सैंपल्स का जो डेटा है वो जीरो के आसपास है। तो ये तो सिमेट्रिक कर्व है जी, लेकिन ये कर्व देखिए ये एसिमेट्रिक है, स्क्यूड कर गया है। ये लेफ्ट साइड में लॉन्ग टेल है, ऐसे ये डेटा ये भी स्क्यूड है, लेफ्ट साइड में ये लॉन्ग टेल है, राइट साइड में ये स्टीव कर्व है। तो ऐसे केसेस में हम फिशर्स का जेट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, और इसका यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी किया जाएगा। अभी हम इसको देखेंगे। जैसा कि हमने बताया था, रो इक्वल टू जीरो, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो है, तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिक होगा और सेंटर्ड एट जीरो होगा, जिसे ये है, ये कर्व है, सिमेट्रिक है, जीरो के क्रॉस जिस शेप में इधर है, जीरो के बाहर उस शेप में इधर है। लेकिन ये स्क्यूड है कि क्योंकि इनका जो कोरिलेशन है मैक्सिमम, देखिए 0.6 से 0.6 के बाद इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पूरे पॉपुलेशन का जीरो नहीं है, यहाँ पर है, ये स्क्यूड है। ऐसे ये भी स्क्यूड है, इसका इतना है। व्हेन रो नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2 कोरिलेशन होता है और स्क्यूड हो जाता है। हालांकि +1 और -1 के बाहर नहीं जा सकता है, ये लिमिट है। कोरिलेशन अगर पॉजिटिव होगा, ट्रू कोरिलेशन, इसका मतलब टेल स्ट्रेचेज टू द लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट में स्ट्रेच हो गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब मैक्सिमम जो आर वैल्यू है 0.5 और 0.6 के बीच में है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। लेकिन लेफ्ट साइड में स्क्यूड है, मतलब लंबी टेल है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट इसका है, इसका भी पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है। लेकिन अगर निगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा तो राइट साइड में यही टेल लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे फिशर्स का जेट ट्रांसफॉर्म अगर हमको निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। ये ये है इसका, ये तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये है। z होता है 1/2 log ऑफ 1 + r डिवाइडेड बाई 1 - r, मतलब कि r है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसमें जो है अब जो ये तब यूज किया जाता है जब स्क्यूड हो, मतलब कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो ना हो, उस केस में हम फिशर जेट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला है, ये ln है, लॉगरिथमिक ऑफ 1 + r अपॉन 1 - r, r जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये जेड ट्रांसफॉर्म होगा। हर एक आर वैल्यू के लिए अलग अलग जेड मिलेगा हमको, R1 R2 R3, मतलब R1 R2 R3 मतलब पहला दूसरे सैंपल के कोरिलेशन कोफिशिएंट हैं, तो हर एक आर के लिए हमको एक जेड मिलेगा, तो इससे हम निकालेंगे। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ट्रांसफॉर्म जो जेड वैल्यू, ये फॉलोज ए नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा और बेल शेप्ड होगा, नॉर्मल होगा, अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं तो। और इसका स्टैंडर्ड एरर इतना हो जाएगा 1/√n-3। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, हम इसलिए करते हैं, हम जानना चाहते हैं, पहले हम मान लीजिए कि कोई अपनी हाइपोथेसिस हम मान के चल रहे हैं
कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इस सैंपल का 0.5 से ज़्यादा होगा या कम होगा या ज़ीरो होगा, तो ये हाइपोथेसिस मानेंगे। और उसके ऊपर हम डेटा के ऊपर जब एनालिसिस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हमारी हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट हम करते हैं टू नो द मिनिमम वैल्यू ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट शुड बी बिफोर इट शुड बी कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा कोई एजम्पशन है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन एक्स और वाई के बीच में 0.7 है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे डेटा से और हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई वैल्यू आनी चाहिए और उस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई रिलेशन नहीं है, इसको H0 से H सब्सक्रिप्ट 0 से इसको इंडिकेट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस मतलब एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, नो कोरिलेशन। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है नहीं रिलेशन है, इसको HA से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस केस में रिलेशन है, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट रे नॉट इक्वल टू 0, तो देयर इज ए कोरिलेशन। तो नल हाइपोथेसिस होता है मतलब नो इफेक्ट, मतलब कोई असर नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब हाँ रिलेशन है, दो डेटा के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फॉलोज एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2। जैसा कि हमने पहले बताया था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट सैंपल्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे और उसका एक कर्व बनाएंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो पीडीएफ ग्राफ बनेगा वो जो है अप्रोक्सीमेटली टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कर्व बनता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होता है, क्योंकि दो हमको मीन वैल्यू इसमें से निकालनी है। n इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द सैंपल और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉस सिंस एस्टिमेट 2 मीन वैल्यूज हमको निकालना है फ्रॉम द डेटा, तो इसीलिए n-2 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका जो फार्मूला है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हम रो माने तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो ग्राफ आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √1 - r² अपन n-2। ये इसको अगर ऐसे देखें यहाँ ये है ये 1 - rs² अपन n, RS मतलब अगर स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, पियर्सन का है तो ये r हो जाएगा 1 - r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 टोटल का रूट। तो उस ग्राफ का स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। और अब टी स्टैटिक का जो नल हाइपोथेसिस का ये फार्मूला है T α/2 मतलब 2 टेल टेस्ट n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये r माइनस रो डिवाइडेड बाई SD, मतलब SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्राफ, जो यहाँ से आएगा इस फार्मूले से आएगा। और r है एक एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू और रो है इसकी मीन वैल्यू। तो एक एक कोरिलेशन की वैल्यू में से मीन वैल्यू हम माइनस करेंगे, r1 माइनस रो, r2 माइनस रो। तो आज इसे r1 माइनस रो डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 1 - r² अपन 1 - 2 1 - 2 का रूट। तो एक एक r की वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, वही वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस के केस में अगर हम नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं तो वहाँ पर तो रो 0 होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो अगर इस फार्मूले में रो 0 रख देंगे तो ये फार्मूला ये बन जाएगा r इंटू ये जो है ये n-2 ऊपर चला जाएगा और 1 में r² नीचे आएगा, ये हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, ये टी वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेटेड टी वैल्यू फॉर 2 टेल टेस्ट विथ n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके ऊपर। 10 बच्चों के मान लीजिए मार्क्स हैं फिजिक्स और मैथ में, और हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के फिजिक्स और मैथ के मार्क्स में कोरिलेशन है क्या। मतलब अगर फिजिक्स में मार्क्स बढ़ रहा है तो क्या मैथ का मार्क्स भी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो उसका रिलेशन क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये रोल नंबर हो गया, ये मार्क्स इन फिजिक्स हो गए, और ये मार्क्स इज मैथ हो गया। तो एक एक पर गया। अब मान लीजिए ये x1 हो सकता है, ये y1 हो सकता है, मतलब ये x डाटा हो सकता है फिजिक्स वाला, मैथ वाला y डेटा हो सकता है। इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन लेना है। तो हमने लिया x मार्क्स इन फिजिक्स, y मार्क्स इन मैथ। अब हम मीन निकालेंगे, ये फिजिक्स के मार्क्स का मीन, तो ये आ जाएगा सिग्मा x बटा 10। 10 नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड हैं ये, तो ये हो जाएगा 65। ऐसे ही मैथ के मार्क्स का मीन निकालना होगा तो सिग्मा y अपॉन 10। तो ये सारे मैथ के मार्क्स को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 करेंगे तो 66 आ गया। तो 65 हो गया x बार, मीन ऑफ फिजिक्स मार्क्स 66 हो गया y बार, मतलब मीन ऑफ मैथ्स मार्क्स। अब हम कैपिटल X और कैपिटल Y निकालेंगे। मतलब यहां पर कैपिटल X हो जाएगा x माइनस एक्स बार। x मतलब x की जगह पर x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा x माइनस 65, और कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस वाई बार, मतलब y माइनस 66। अब हम एक ऐसे चार्ट बना लेंगे। ये जो है हमारी x की वैल्यू है, फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये y मतलब मैथ्स के मार्क हैं। कैपिटल X हो गया x माइनस 65, तो एक एक x वैल्यू में से 65 माइनस करके ये लिखेंगे, जिसे 78 78 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 13। ऐसे ही y कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस 66, तो y जिसे 84 है, 84 माइनस 66, ये हो गया 18। ऐसे ऐसे कैपिटल Y निकालेंगे। फिर कैपिटल X का स्क्वायर करेंगे, एक एक x की वैल्यू का, कैपिटल Y का स्क्वायर करेंगे, ये फिर एक्स वाई करेंगे, मतलब इस x का और y का, जिसे 13 में 18 का गुणा करेंगे 234 आया। ऐसे करके एक्स वाई निकालेंगे। फिर इस पूरे कॉलम का जोड़ निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई। फिर वाई स्क्वायर कॉलम का जोड़ निकालेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉलम का जोड़ निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। और ये सिग्मा वाई हो जाएगा, वाई का जोड़, और एक्स कॉलम का जोड़ सिग्मा एक्स हो जाएगा। अब पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम निकाल लेंगे ऐसे, सिग्मा एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसका रूट, इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट। तो देखिए सारी वैल्यू दी हुई है। सिग्मा एक्स वाई हो गया, ये हो गया 2704। सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5900। सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया 2224। इनका रूट ले लिया, ये आ गया, तो 0.78 आ गया, मतलब ये 0.78 कोरिलेशन है। तो स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कि अगर बच्चा फिजिक्स में मैथ पाया है तो ज़्यादा संभावना है, फिजिक्स में अगर ज़्यादा मार्क्स पाया है तो ज़्यादा संभावना है कि मैथ में भी उसका मार्क्स ज़्यादा होगा। इसका उल्टा भी सही हो सकता है, अगर मैथ में मार्क्स ज़्यादा है तो फिजिक्स में भी मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, या मैथ में मार्क्स कम है तो फिजिक्स में भी मार्क कम हो सकता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.78 बताता है। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, ये हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट कितने घंटे तक टीवी देखता है और उसका आईक्यू लेवल क्या है। तो हमने कुछ डेटा लिया, ये डेटा है आईक्यू लेवल का, ये डेटा है, और टीवी वाचिंग नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में कितने घंटे टीवी देख रहा है। तो जैसे एक घंटे में अगर एक वीक में 7 घंटे टीवी देखने वाले हैं, इनका मान लिया आईक्यू लेवल 106 है। तो ऐसे ऐसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इसमें ये जो है ऑर्डिनल डेटा है, क्योंकि नंबर देखने में तो नंबर लग रहा है, लेकिन आईक्यू लेवल का माइनस का कोई मतलब नहीं है। जिसे किसी का 106 आईक्यू है, किसी का 100 है, तो 106 माइनस 100 का कोई मतलब नहीं रहा। माइनस करने का भी, डिवीजन करने का कोई भी सेंस नहीं है। तो इसलिए ऑर्डिनल डेटा है, और इसके ऊपर हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आईक्यू ले लिया, सही एक कॉलम कोई लेते हैं, जैसे मान लिया आईक्यू 106 104,
इसमें हम सबसे लो जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक तो लो से हाई शुरू करेंगे। सबसे लो मान लीजिए ये 97 है, सबसे लो न 86 है, 86 है। तो 86 को कम वैल्यू हम दे देंगे। यहाँ पर हर एक डेटा को रैंक में कन्वर्ट करेंगे, एक से शुरू करके। 86 सबसे कम है आईक्यू लेवल में, तो 86 को ये देखिए रैंक ऑफ आईक्यू एक्स का, तो ये 1 दे दिया। इससे ज्यादा है 97 है तो इसका 2 दे दिया, 99 है तो इसका जो है 3 दे दिया। ऐसे जैसे बढ़ता गया, लास्ट में हमारा 113 मिला, तो लास्ट तक 10 डाटा आया, लास्ट तक इसका हमने 10 दे दिया। तो जो ज्यादा वैल्यू है आईक्यू की उसको कम दिया, एक से शुरू किया और मैक्सिमम 10 तक गया। अब हर एक आईक्यू लेवल पर जो टीवी वॉचिंग का आवर्स है वो लेंगे। जैसे मान ले 86 जो 86 आईक्यू लेवल है, तो उसने 2 घंटे टीवी देखा, तो यहाँ 2 ले लिया, तो ये टीवी वॉचिंग आवर का भी एक कॉलम बना लिया। अब इसमें भी हम करेंगे सबसे कम जो वैल्यू है इसकी 1 वैल्यू रखेंगे। जैसे 2 घंटा सबसे कम है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर वाई आई कॉलम में 1 रखा। और सबसे ज्यादा जो टीवी वॉचिंग है 50 घंटे, तो इसका लास्ट में 10 दिया। तो इन 2 घंटे और 50 घंटे के बीच में 1 से 10 के स्केल में हमने वाई आई ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक टेबल ये बना दिया। अब हम काम करेंगे इस एक्स आई और वाई आई पर, जो रैंक हम बनाए हैं 1 से शुरू करके और 10 के बीच में, इनके ऊपर काम करेंगे। तो ये डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस वाई आई। ये ध्यान दीजिए कि ओरिजिनल डेटा है आईक्यू लेवल और टीवी वॉचिंग, ये उसके ऊपर नहीं काम करेंगे, इनको हम बदलेंगे 1 से 10 के बीच में, इसलिए क्योंकि 10 डेटा हैं। सबसे लोअर वाले को 1 देंगे, हाईएस्ट वाले को जो 10 दे दिया। यही वाई आई में भी किया। अब इनके ऊपर काम करेंगे, तो एक्स आई माइनस वाई आई मतलब 1 माइनस 1 हो गया, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही ये 2 माइनस 6 ये -4 हो गया, 3 माइनस 8 ये -5 हो गया। तो ऐसे हम बनाएंगे डी आई, इसको बोलेंगे डी आई। फिर डी आई का स्क्वायर करेंगे इस कॉलम में, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25। तो अब इसको हम सारे कॉलम को जोड़ लेंगे, सिग्मा डी आई का स्क्वायर। सारे कॉलम को जोड़ा तो 194 वैल्यू आया। अब हमारे पास एन जो है 10 है, क्योंकि 10 पेयर है हमारे पास एक्स और वाई के, और सिग्मा डी स्क्वायर 194 आया है। फार्मूला ये है आर एस को 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एन स्क्वायर -1। अब हम रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो देखिए 1 - 6 और सिग्मा डी आई स्क्वायर 194 आया है, एन 10 है तो ये आ गया, इसकी वैल्यू हो गया -0.17। अब देखिए माइनस में है, इसका मतलब ये निगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये 0.1 है, मतलब बहुत कम वैल्यू है, 0 के पास है। अगर -1 रहता तो ज्यादा, -8 रहता तो मतलब बहुत हाईली निगेटिव है। हाईली निगेटिव मतलब कि जो लोग ज्यादा टीवी देख रहे हैं उनका आईक्यू लेवल कम है। लेकिन यहाँ पर -0.7 है कि बहुत ही वीक निगेटिव कोरिलेशन है, मतलब कोई खास कोरिलेशन नहीं है। मतलब ज्यादा घंटे तक टीवी देखने का मतलब ये नहीं कि उसका आईक्यू कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का ज्यादा घंटे तक टीवी देखे और आईक्यू भी ज्यादा रहे उसका। तो ये मतलब कि नो कोरिलेशन, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, 0.1 है जो 0 के पास है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एवरेज शेयर प्राइसेस ऑफ 2 कंपनीज ओवर पास्ट 12 मंथ्स आर सोन। 2 कंपनियों का शेयर प्राइसेस का ये डेटा है। ये एक्स कंपनी है, इसके शेयर प्राइस का ये डेटा है पास्ट 12 मंथ्स का। वाई कंपनी का शेयर मार्केट के तो हमको देखना है कि एक कंपनी का शेयर प्राइसेस बढ़ रहा है तो क्या दूसरी कंपनी का भी बढ़ रहा है कि घट रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। एक्स वाई हमको मालूम है, तो हमको अब ये न्यूमेरिकल डेटा है, देखिए, क्योंकि इसका सेंस है शेयर प्राइस में माइनस करने का मतलब है डबल करने का भी मतलब रेशियो और डिफरेंस का इसमें मीनिंग है। तो इसमें हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसमें हम निकालेंगे। और दूसरा है कि अल्फा इक्वल टू 0.05 मानकर हम हाइपोथेसिस टेस्ट भी करेंगे। इसमें हम मानेंगे हाइपोथेसिस की कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शेयर प्राइसेस ऑफ 2 कंपनीज इज 0। दूसरा मानेंगे बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो एटलीस्ट 0.5 है, मतलब 0.5 से ज्यादा है। तो इन दोनों को मानकर दोनों की हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। डेटा हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मीन निकालेंगे,
एक्स जो कॉलम एक्स जो वैल्यूज हैं इनका मीन निकालेंगे। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा 12 नंबर का डेटा है टोटल डेटा, तो सबको जोड़ देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आया। ऐसे ही वाई बार आ गया मीन वैल्यू, ये हो गया 229.8292। अब हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालेंगे, मतलब एक एक डेटा में से एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। मतलब पहला डेटा है 274.58 माइनस एक्स बार आ गया 292.97, ऐसे करके एक एक कैपिटल एक्स और ऐसे ही एक एक कैपिटल वाई निकालेंगे, जैसा कि अभी लास्ट वाले एग्जांपल में हमने किया था। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने के बाद वही फार्मूला हम यूज करेंगे जैसे ये फार्मूला यूज किया था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। अब चूंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है एक एक डेटा का, तो वैल्यू हमने रखा तो ये वैल्यू हमको मिली और ये आ गया 0.72। मतलब ये 0.72 है, मतलब स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब हाँ, ये माना जा सकता है कि एक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, पहले वाले का अगर घट रहा है तो दूसरे वाले का भी घटने के चांसेस हैं। और एमएस एक्सेल शीट में अगर कोरिलेशन निकालना हो तो ये कोरिल फंक्शन है, CORREL, और ये पहला वाला डेटा अरे 1 और अरे 2 दूसरा वाला डेटा ब्रैकेट में जाएगा, तो इससे भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निकल जाएगा। अब हम आते हैं हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट पर। अब पहला जो हाइपोथेसिस था, कोरिलेशन बिटवीन शेयर प्राइसेज ऑफ टू कंपनीज इज जीरो मान के हम चले थे, मतलब नो कोरिलेशन। हमारा तो आ गया था, जो रिजल्ट आया 0.729 स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम लेकिन हम चेक करते हैं कि दोनों कंपनियों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो कोई कोरिलेशन नहीं है तो इसका जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा कि मतलब कि रो इक्वल टू जीरो, एच जीरो हो जाएगा, एच ए अल्टरनेटिव हो जाएगा, रो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोरिलेशन है। तो कैसे करेंगे, आप रो इक्वल टू जीरो है, बीच में हम टेस्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी करेंगे राइट साइड में भी करेंगे, तो टू टेल टेस्टिंग हो जाएगी अल्फा बाई 2 वाली। तो इसको बोलेंगे टी स्टेटिस्टिक का टी अल्फा बाई 2 n-2, क्योंकि n-2 मतलब दो n टोटल डेटा n है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 इसमें होगा। तो ये हो जाएगा r माइनस रो अपॉन एस डी, जैसा ऊपर हमने बताया था। r जो है डेटा है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और रो जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की मीन वैल्यू है, स्टेडी एस डी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसमें रो जीरो है, ध्यान दीजिए ये रो जो है जीरो है, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस माना है कि रो जीरो है। तो रो जीरो हो जाने पर ये हो जाएगा फार्मूला आर, ये हो जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले में एन भी हमको पता है, एन जो है 12 है, और आर हमको मालूम है। आर अभी हमने जो कैलकुलेट किया था 0.729 कैलकुलेट किया था, तो ये सब वैल्यू हम रख देंगे तो हमको मिला 3.358। अब इसमें हम चार्ट से देखेंगे, फॉर टू टेल टेस्ट एंड क्रिटिकल टी वैल्यू एट अल्फा बराबर 0.05, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अगर हमारा 0.05 है, मतलब 0.05 मतलब कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो मान रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर अल्फा जो है 0.05 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 है, 12-2 मतलब 10 है। तो चार्ट से हम देखेंगे अल्फा अगर इतना है टी वैल्यू में टू टेल टेस्ट, जबकि n बराबर 10 है, एक्सेल के फार्मूला से ये ऐसे निकलेगा TINV 0.05 मतलब अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पर 10 मतलब n-2, तो ये वैल्यू आती है 2.2281 चार्ट से। तो अब चूंकि कैलकुलेटेड टी स्टैटिक इज हायर देन द क्रिटिकल टी वैल्यू, तो कैलकुलेटेड टी स्टैटिक जो फार्मूले से हमने किया था, ये फार्मूले से ये 3.3 है, और चार्ट से हमारा क्रिटिकल वैल्यू ये आ रहा है 2.2, इससे ज्यादा है। और कैलकुलेटेड टी स्टैटिक इज हायर देन क्रिटिकल वैल्यू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्रिटिकल चार्ट से देखने पर जो क्रिटिकल वैल्यू आई उससे ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि रो इक्वल टू जीरो नहीं है। तो हम कंक्लूड करते हैं देयर इज ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन शेयर प्राइसेस ऑफ टू कंपनीज,
मतलब कि जैसा हमने फार्मूले से निकाला था आर की वैल्यू, मतलब ये हाईली पॉजिटिव है। ये हाइपोथेसिस टेस्ट से भी हमने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू चार्ट से ज़्यादा है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। तो करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू अगर हमको देखना हो, ये 0.0072 आ जाएगा, और ये लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में t.dist.2t, जो कि टू टेल टेस्ट है और टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो t.dist.2t इसमें ये रखेंगे जो आर वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू 3.35, और 10 मतलब n-2 है। अब दूसरा जो हमने एज्यूम किए थे, दूसरा ये कोरिलेशन कोफिशिएंट इन शेयर प्राइस ऑफ टू कंपनीज एटलीस्ट 0.5, एटलीस्ट 0.5 मतलब 0.5 या उससे ज़्यादा, तो हम नल मानेंगे कि नहीं, ज़्यादा नहीं है, कम है। मतलब जो हम मानते हैं उसको निगेट करते हैं, वही होता है नल हाइपोथेसिस। अगर हम मान रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कम से कम 0.5 है, ज़्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस होगा नहीं ज़्यादा है, मतलब 0.5 से कम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है H0, ये रो कोरिलेशन कोफिशिएंट लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 है, और ये रो है पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सैंपल का नहीं, सैंपल के लिए तो आर है। अब HA क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि हम जो मान के चलना है, मतलब रो ग्रेटर देन 0.5 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे लो लेस देन इक्वल टू 0.5 के ऊपर, मतलब रो मानेंगे 0.5। फार्मूला ये है जैसे बताया था, t α/2 n-2 इक्वल टू r-p, ये है। अब इसमें हम देखिए, r तो आया है जो सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट जो कैलकुलेट किए हैं वो 0.7279 आया है, और रो जो है हम मान के चले हैं 0.5 के से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 0.5 रखेंगे, तो ये आ गया 0.7279 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म आपका यहाँ आ गया। आर और एन हमको दोनों पता है, तो 1.05 आ गया। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी टी स्टेटिस्टिक। अब इस पर हमको चार्ट से देखना होगा, और ये राइट टेल टेस्ट है। राइट टेल टेस्ट इसे इसलिए है कि देखिए, नल हाइपोथेसिस सब माने हैं रो लेस देन 0.5 से कम है, और अल्टरनेटिव है 0.5 से ज़्यादा है, तो ये बीच का नहीं है, एक साइड में हम ज़्यादा जा रहे हैं, 0.5 से ज़्यादा कह रहे हैं, तो ये राइट टेल टेस्ट है। और करस्पॉन्डिंग टी स्टेटिक इसका जो है चार्ट से देखने पर अगर हमको 1.8129 मिल रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.05 और टी स्टेटिक वैल्यू 1.8 है, तो इसका तो हम ये देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड टी स्टेटिक इज लेस देन द क्रिटिकल टी वैल्यू। क्रिटिकल टी वैल्यू ये है चार्ट से, कैलकुलेटेड ये है, तो कम है, तो हम रिटेन द नल हाइपोथेसिस, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्रिटिकल से कम है तो नल हाइपोथेसिस ही सही होगा, उसको रिटेन करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कोरिलेशन बिटवीन शेयर प्राइसेज ऑफ टू कंपनीज इज लेस देन और इक्वल टू 0.5, मतलब 0.5 से कम है। पी वैल्यू के लिए वही राइट साइड, राइट टेल का अगर पी वैल्यू निकालना हो तो t.dist.rt और 1.05 और ये 10, ये ऐसे हम करेंगे तो आ जाएगा 1.05, तो कैलकुलेटेड टी स्टैटिक है, और 10 जो है n-2 है। एक और देखते हैं यहाँ पर फार्मूला, रैंक्स ऑफ 12 कंट्रीज अंडर करप्शन एंड जीनी इंडेक्स वेल्थ डिस्क्रिमिनेटर आर शोन बिलो। ये जीनी इंडेक्स होता है, जीनी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि धनी और गरीब लोगों में पैसे का ज़्यादा डिफरेंस होगा। जीनी इंडेक्स कम है, इसका मतलब कि धनी और गरीब लोगों में पैसे का अंतर कम है, मतलब ज़्यादातर लोग एक ही लेवल के हैं। तो इसका एक चार्ट है, ये कंट्री 1 2 3 1 से 12 तक की कंट्री हैं, 12 देशों का करप्शन लेवल ये है, और जीनी इंडेक्स इसका 2 3 ये है। तो इसमें देखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, करप्शन लेवल और जीनी इंडेक्स
में वैल्यू कोई रिलेशन है कि नहीं इन दोनों डेटा के ऊपर। तो किसी को x मानेंगे, किसी को y मानेंगे हम। और यहाँ पर भी ये ऑर्डिनल डेटा है। जैसे ये मान ले हम ऑर्डिनल स्केल इसलिए है कि जीनी इंडेक्स में माइनस करने का मतलब नहीं, 9 - 3 का मतलब नहीं है हुआ, या करप्शन में 12 - 4 का कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता है। तो ये ऑर्डिनल डेटा है, तो हमको इस क्रम में लिखना पड़ेगा। एक करप्शन का ये रख लिया, जीनी इंडेक्स रख लिया ये, और ये एक्स आई हो गया करप्शन, वाई आई हो गया जीनी इंडेक्स। अब एक एक एक्स आई माइनस वाई आई निकाला, जिसे ये 1 - 2 -1, ये 4 - 3, ये 1। तो ऐसे करके डी निकाल लिया, एक्स आई माइनस वाई आई। फिर डी का स्क्वायर कर लिया, एक एक -1 का स्क्वायर 1, जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ गया, एक एक कॉलम का स्क्वायर हो गया, तो डी, ये डी स्क्वायर कर लिया। फिर ये डी स्क्वायर जो वैल्यू है इन सबको जोड़ दिया, तो सिग्मा डी स्क्वायर ये हो गया 68। अब फार्मूला लगा दिया, स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन होता है आर एस का फार्मूला 1 - 6 इंटू सिग्मा डी आई स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो एन तो 12 है, 12 और 12 का स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा 1, ये 1 माइनस ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 68 अभी हमने निकाले हैं, यहाँ पर सिग्मा डी आई स्क्वायर किए हैं। तो ये फार्मूला आ गया, इसका वैल्यू हो गया 0.7। तो ये है इसकी एक्चुअल जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये हाईली पॉजिटिव है, मतलब रिलेशन है करप्शन लेवल में और जीनी इंडेक्स में एक रिलेशन बनाता है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7622 आ रहा है, मतलब 1 के पास है। अब इसमें हम नल हाइपोथेसिस माने कि नल हाइपोथेसिस अगर हमारा ये हो कि स्पीयर पॉपुलेशन का स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेस देन 2 है, मतलब मान के चल रहे हैं कि ये 0.2 से ज़्यादा है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि पॉपुलेशन का स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि रो एस से है वो 0.2 से ज़्यादा है। तो नल हो जाएगा कि नहीं ज़्यादा है, मतलब रो एस इज लेस देन 0.2। तो इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाते हैं तो टी स्टेटिस्टिक आ जाएगा आर एस माइनस रो एस अपन 1 - आर स्क्वायर 1 इसी तरह का फार्मूला आएगा। आर एस रख देंगे यहाँ पर, जो कैलकुलेट किए हैं ये 0.7622, और रो एस मानेंगे ये नल हाइपोथेसिस वाला है जिससे कम माने हैं 0.2, तो ये 0.2 आ गया। ये ब्रैकेट में कर देंगे डिवाइडेड बाई ये टोटल रूट ऑफ ये पूरा 1 - एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई n - 2, ये पूरा रूट में आएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आया, क्योंकि आर एस भी पता है यहाँ से और एन भी पता है, एन 12 है, तो ये आ गया 2.74। अब हमने वन टेल टी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम वन टेल लेस देन 2 कर रहे हैं, वन टेल टी क्रिटिकल वैल्यू है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.02। कॉन्फिडेंस लेवल अगर हम 0.02 लें और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 वो तो 12 - 2 10 है, तो इन दो को वैल्यू को लेकर टी स्टेटिस्टिक वन टेल टेस्ट का देखें तो आता है वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू 2.35 आता है, 2.35। हमको वैल्यू मिली है 2.75। तो सिंस कैलकुलेटेड टी स्टैटिक वैल्यू इज मोर देन द टी क्रिटिकल वैल्यू, मतलब ये 2.74 कैलकुलेटेड, ये चार्ट से जो 2.35 मिला इससे ज़्यादा है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, और कंक्लूड करेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब कोरिलेशन 0.2 से ज़्यादा है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बिटवीन करप्शन रैंक एंड जीनी इंडेक्स इज एटलीस्ट 0.2 है। तो हमको मिला भी है 0.7622 आया है, मतलब ज़्यादा रिलेशन है। मतलब जो जीनी इंडेक्स सही में रिप्रेजेंट करता है कि करप्शन लेवल किसी कंट्री में ज़्यादा है, मतलब करप्शन लेवल ज़्यादा होने का मतलब धनी और गरीब के बीच में आमदनी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो करप्शन लेवल ज़्यादा होने पर जीनी इंडेक्स का जो डेटा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने एक्सप्लेन किया कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में और सैम्पलिंग का
डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो बनता है, उसके अलावा इसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।